वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है वियना कांग्रेस। वियना यानी कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी उसको वियना बोला जाता है। और कांग्रेस यानी कि इकट्ठा होना यानी कि मीटिंग। तो वियना की मीटिंग के बारे में आज डिटेल में देखेंगे। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 1830 में जो नेपोलियन और उसके सामने रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये जो क्वाड्रिलेटरल अलायंस थी कंट्री की, उन्होंने नेपोलियन के सामने वॉर, जो बैटल ऑफ लेप्जिग किया था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। फिर उसके 2 साल बाद 1850 में एक और बैटल हुआ, डिसिसिव बैटल, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन की हार हुई और उसको सेंट हेलेना आइलैंड पे भेजा गया और 51 की एज में उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो तो एंड हो ही जाता है नेपोलियन के इमरजेंस के साथ। लेकिन ये जो उसके बाद फ्रेंच जो कंट्री थी उसका क्या करना। और नेपोलियन तो मर गया लेकिन जो उसकी आइडियोलॉजी थी वो तो जिंदा थी। तो इससे यूरोप को कैसे बचाना। ये जो ऑस्ट्रिया और ये सारी कंट्री थी वो मोनार्कियल कंट्री थी, वो कंजर्वेटिव कंट्री थी। तो उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आउटकम थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी, उनसे उनको भय था कि ये उनकी कंट्री में भी ना आ जाए। अगर आ जाएगी तो ये विचारधारा है, ये उनकी भी जो मोनार्की थी उसको खत्म कर देगी। इसके लिए वो सब लोग वियना में मिलते हैं और तभी जो कांग्रेस बोली जाती है उसको वियना कांग्रेस बोलते हैं। हालांकि 1840 में ये जो अलायंस थी, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसिया और ग्रेट ब्रिटेन, उसमें ट्रीटी ऑफ चाउमोंट हुई थी। CHAUMONT, चाउमोंट की ट्रीटी हुई थी, जिसमें उन्होंने साथ रहकर नेपोलियन का सामना करने के लिए एग्रीमेंट किया हुआ था। अब बात आती है मैटरनिच की। ये वियना कांग्रेस जो रची थी उसके पीछे मैटरनिच, ये मैटरनिच एक आदमी था जो कि ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट था। ऑस्ट्रिया में एक डिप्लोमेट था, उसका नाम मैटरनिच था। उसकी विचारधारा जो थी उससे कांग्रेस का इमरजेंस हुआ था, वो थी वियना कांग्रेस। तो उनके व्यू क्या थे। वियना कांग्रेस रचने के पीछे का मेन कारण क्या था। तो पहला कारण तो ये था कि पहले ये देख लेते हैं कि मैटरनिच का पर्सनल व्यू क्या था। मैटरनिच मानता था कि ये जो चेंज हो रहा है मोनार्की टू रिपब्लिक, ये चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए। फिर ये मोनार्की के राइट है, यानी कि डिवाइन मोनार्की, मोनार्की यानी कि किंग, डिवाइन किंगशिप है, वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। और जो स्टेटस को जो पहले चल रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, 1789 से पहले की जो व्यवस्था चल रही थी मोनार्की की, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। और रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो नेशनलिज्म की भावना जगी है, उससे इंटरनेशनल थ्रेट यूरोप में मंडरा रहा है। तो ये मैटरनिच की जो व्यू थी पर्सनल। तो इसके पीछे का रीजन ये था कि ये जो नेशनलिज्म तनप रही थी सभी, यानी कि इटली, जर्मन, ग्रीक, इसमें डाइवर्स पीपल थे। तो सभी अगर नेशनलिज्म सभी रीजन में पनपेगी तो फिर उससे क्या होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर हो जाएगा। इससे इंटरनेशनल थ्रेट भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैटरनिच पॉलिसी, मैटरनिच जो है उसकी एक सिस्टम पैदा होती है, उसे मैटरनिच सिस्टम बोलते हैं, जो कि मैटरनिच पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो ऑस्ट्रिया प्लस वियना ऑर्डर और कंसर्ट ऑफ यूरोप से पनपती है, उसे मैटरनिच सिस्टम बोलते हैं।
और ये मैटरनिटी सिस्टम से वियना कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज होती है, और उसके ऑब्जेक्टिव, वियना कांग्रेस के 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो रीजन है यूरोप का, फ्रांस का, उसमें बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। दूसरा ये है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहां पे बननी चाहिए। और तीसरा ये है कि ये जो फ्रांस की जो कंट्री है, उसका कंपेंसेशन इन कंट्रियों के बीच डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 थी कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, लेजिटिमेट रूलर होना चाहिए, और कंपेंसेशन उनको मिलना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट कि ये जो प्री रिवॉल्यूशन है 1789 का, जो फ्रेंच था पहले, उसके पहले का, वो उसको फिर से इस्टेब्लिश करना, ये उनकी मेन आइडियोलॉजी थी। लेकिन जब ये वियना कांग्रेस मिलती है तो इनकी आइडियोलॉजी तो कंफर्म थी, लेकिन इसमें भी रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया जो कंजर्वेटिव थे, लेकिन ब्रिटेन था वो लिबरल थॉट वाला था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन उन उन लोगों के बीच भी हो जाता है। और रसिया और प्रसिया को अपोज करता है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसकी वजह से उनके बीच भी एग्रीमेंट करना पड़ रहा है कि अंदर अंदर वो लोग फ्रांस के, जो नेपोलियन के मर जाने के बाद, वो लोग जो यूरोप की कॉलोनी थी, उसको एक दूसरे के बीच समझौता एग्रीमेंट से एक्सचेंज करते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे जो प्रसिया था, उस वक्त 2 कंट्री यानी कि पोलैंड और सैक्सोनी, उसके बीच काफी विवाद था। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया का अलेक्जेंडर था, उसने पोलैंड को एक्वायर कर लिया। पर जो ग्लेसिया का रीजन था, जो प्रसिया का राजा था, अलेक्जेंडर प्रसिया का राजा था, उसने पोलैंड को एक्वायर कर लिया, लेकिन ग्लेसिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया। इस तरह उसने एग्रीमेंट किया। फिर रसिया भी, जो वॉर्सो वाला रीजन था, डची ऑफ वॉर्सो, उस पे रशियन एम्परर ने अपनी सोवरेनिटी जाहिर कर दी। फिर था कि प्रसिया जो था, उसने 2/5 और सैक्सोनी का 2/5 भाग भी हथिया लिया। और एक न्यू किंगडम भी इमर्ज हुआ, उसका नाम है नीदरलैंड। फिर क्या होता है कि डेनमार्क जो है वो नॉर्वे को लॉस्ट कर जाता है। यानी कि नॉर्वे स्वीडन नॉर्वे के ऊपर सोवरेनिटी अपनी मान लेता है, और डेनमार्क की सोवरेनिटी स्वीडन के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर चली जाती है। यानी कि नॉर्वे स्वीडन का हिस्सा हो जाता है डेनमार्क से अलग होके। फिर स्वीडिश जो पोमेरेनिया था वो प्रसिया में चला जाता है, और स्विट्जरलैंड जो है उसका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाता है। और पेपल स्टेट था, वो पोप को फिर से दिया जाता है। यानी कि पेपल स्टेट है, उसको पोप को दिया जाता है। और जो नेपल था, वो सिलियन बोर्बोन को दिया जाता है। मतलब कि इन समराइज मैनर, ये जो पूरा एरिया था, पोलैंड, सैक्सोनी, फिर पेपोन, स्विट्जरलैंड तो नहीं, लेकिन ये जो नेदरलैंड नया इमर्ज होता है, और जो वॉर्सो वाला रसिया ले लेता है, फिर सैक्सोनी के ऊपर 2/5 सैक्सोनी को प्रसिया अपना लेता है। फिर पोलैंड के ऊपर भी ये एक तरह से प्रसिया का जो अलेक्जेंडर था वो ले लेता है, और ग्लेसिनिया को दे देता है ऑस्ट्रिया को। इस तरह से इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लेसिनिया वो ऑस्ट्रिया के साथ है, प्रसिया में सैक्सोनी है, फिर वॉर्सो है वो रसिया के पास है। तो
पेपल जो स्टेट नीचे है वो पोप को दिया जाता है, इटली के जो आसपास इटली में देखा जाता है। और नेपाल जो स्टेट है, पेपल जो है वो पोप को दिया जाता है। जो रोम वाला हिस्सा है वहां पे जो पेपल दिखा रहा है वो पोप को दिया जाता है। और जो नेपाल है वो सिसिलियन बर्बन्स को दिया जाता है। जो किंगडम ऑफ द टू सिसिलियन लिखा हुआ है वहां पे देख सकते हो। और नेदरलैंड भी एक अलग से इमर्ज हो जाता है। तो ये जो वियना कन्वेंशन के बाद ये अरेंजमेंट हो जाता है। तो ये पूरा नेक्स्ट 40 to 60 ईयर तक वो सक्सेसफुली चलता है, बैलेंस ऑफ पावर वर्कआउट कर जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 60 ईयर तक तो कोई वॉर ऑफ इंटरवेंशन होता ही नहीं है। लेकिन ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड जो सिविल क्रिमिनल और कॉमर्स के कोड थे। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भावना जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से पनपी थी, इमर्ज हुई थी। और वन लैंग्वेज, वन नेशन और वन कल्चर जो उससे नेशनलिज्म का इमर्ज हुआ था। इससे क्या होता है कि इटली, जर्मनी, सर्बिया, बेल्जियम, इसमें भी एक नेशनलिज्म की भावना जग जाती है। इटली में जो गैरिबाल्डी और मेजिनी, वो ड्यू टू एक इटली में फेमाइन भी आ जाता है, इसकी वजह से वहां पे इटली के रीजन में एक इटली में मेजिनी और गैरिबाल्डी जो है वो ब्रोकआउट कर देते हैं रिवॉल्यूशन को। फिर जर्मन कॉन्फेडरेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसमें बिस्मार्क एक उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है यूनिफिकेशन में। तो इस तरह नेशनलिज्म की भावना तब पनपती है। हालांकि 40 60 ईयर तक कुछ नहीं होता है, लेकिन वो भावना उसमें होती ही है। एक पार्किंग पॉइंट का इंतजार होता है। तो फर्स्ट नेशन यानी कि सर्बिया, सर्बिया था, वो फर्स्ट नेशन बन जाता है, जो कि फर्स्ट सेंट्रल यूरोप से अलग पड़ के एक नया स्टेट इमर्ज आ जाता है। सेंट्रल यूरोप में तो है ही, लेकिन नेशन स्टेट फर्स्ट बन जाता है, वो था सर्बिया। उसके बाद ग्रीस भी उसको फॉलो करके एक 8 ईयर ऑफ सक्सेशन ऑफ वॉर में ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाके इंडिपेंडेंट ग्रीक स्टेट बन जाता है। तो इस तरह से आ जाता है। एक 1820 में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर और जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग, उन्होंने उसको दबा दिया था। फिर क्या होता है कि 1830 में 1830 में प्रॉपर एक रिवॉल्यूशन पैदा हो जाता है। तो इसका एक कारण क्या होता है कि जो फ्रांस था, जिसमें फिर से मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी थी, तो उसमें जो राजा था उसका नाम था चार्ल्स 10। उसने 4 ऑर्डिनेंस जाहिर कर दिए थे। तो उसमें एक था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को उसने सप्रेस कर दिया था। फिर जो इलेक्टोरल लॉ थे उसको मॉडिफाई कर दिया था। और चैम्बर ऑफ डेप्यूटी थे उसको डिसॉल्व कर दिया था। तो ये जो इलेक्टोरल लॉ को उसने मॉडिफाई किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये 3/4 ऑफ इलेक्टोरल जो थे बोर्जुआ क्लास के, वो लॉस्ट हो गए। उनको उसका उनका इलेक्टोरल राइट खत्म हो गया। तो उसकी वजह से उनमें काफी रोष पैदा हो गया। तो उन्होंने स्ट्राइक करना चालू कर दिया। तो ये जो चार्ल्स 10 थे उनको भागना पड़ा और इंग्लैंड भाग गए। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग थे, वो विक्टोरियस हो गए, जिसको बर्जुआ क्लास भी बोला जाता है। तो चार्ल्स 10 की जगह उन्होंने लुइस फिलिप, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1792 में
उन्होंने भी काफी अच्छा रोल किया था। वो लुइस फिलिप को राजा बना दिया, यानी कि किंग ऑफ फ्रेंच बना दिया। तो ये जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था चार्ल्स टेन को हटाने का, वो जुलाई में हुआ था, 27 to 29 जुलाई के पीरियड में। इसलिए उसको जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। अभी क्या होता है कि जो मोनार्की और रोमन चर्च के बीच जो नेक्सस यानी कि अलायंस था, वो एंड हो जाता है और बर्जुआ क्लास का असेंडेंस यानी कि इवॉल्व हो जाता है। तो ये 1830 का जो रिवॉल्यूशन था यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है? तो एक कंसिक्वेंसेस ये होता है, ये जो मैटरनिट सिस्टम थी उसको सेटबैक मिलता है। फिर हालांकि ये इटली और जर्मनी में भी थोड़ा इसकी विचारधारा फैल जाती है और वहां भी रिवॉल्यूशन पैदा हो जाता है। और 1830 के रिवॉल्ट में सबसे कंसिक्वेंसेस में सबसे पहला तो फ्रांस में क्या होता है कि चार्ल्स टेंथ की बजाय लुइस फिलिप आ जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो जाती है। फिर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस ये है कि बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग होके न्यू स्टेट की तरह इमर्ज हो जाता है। थर्ड थिंग ये है कि पोलैंड इटली और जर्मनी भी इंडिपेंडेंट होने और उसके लिए रिवॉल्यूशन करते हैं, लेकिन वो एक अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। हालांकि वो ट्राई करते हैं लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिलती है। तो इस तरह रिवॉल्यूशन ऑफ 1813 खत्म हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। हालांकि इसके 18 साल बाद 1848 में, तो ये 1830 से लेके 1848 तक भी लुइस फिलिप के आगे क्या होता है कि जो वहाँ के लोग थे वो उनको काफी टैक्स और रेवेन्यू के जो लॉस थे उसमें चेंज करने के लिए काफी रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन वो एक रिजिड राजा बन जाता है, वो कुछ थोड़े चेंज अप्लाई करता है, उसके बाद बोल देता है कि नहीं, अभी इसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकता मैं। तो इसकी वजह से जो आर्टिसंस और पीजेंट लोग थे उनको काफी कुछ नुकसान हो जाता है और काफी सफर होना पड़ता है उन लोगों को। तो वो लोग फिर से एक रिवॉल्यूशन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये रिवॉल्यूशन होता है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? तो जो फ्रांस है उसमें लुइस फिलिप को भी हटाया जाता है और इसके बाद एक नेपोलियन का जो भतीजा था, नेफ्यू, जिसको हम नेपोलियन बोनापार्ट, उसको उसका भतीजा था, उसका नाम भी नेपोलियन ही था, उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं 1848 में। फिर क्या होता है कि जर्मन में भी नेशनलिज्म और लिबरल लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भावना पनपती है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। हालांकि चेक और हंगरी भी रिपब्लिक होना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया उनको सप्रेस कर देता है। इटली में भी ऐसा हो जाता है कि वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया उनको भी दबा देता है। तो इस तरह कंसिक्वेंसेस तो ये हो गए, बट मेन कंसिक्वेंसेस ये होता है जो जो मैटरनिच सिस्टम है वो खत्म हो जाती है और फ्रांस में डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज का स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1830 का रिवॉल्यूशन और 1840 का 48 का रिवॉल्यूशन, दोनों में अंतर क्या है? तो 1830 का जो रिवॉल्यूशन है वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था जो अपर मिडिल क्लास लोग थे, इलाइट लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। जबकि 1848 का जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट किया था पीजेंट और आर्टिसन वर्कर्स ने, जो कि अनएम्प्लॉयड और पुअर थे। फिर ये है कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है? तो 1830 के कंसिक्वेंसेस में होता है कि वो जो चार्ल्स टेन थे उसको रिप्लेस करके लुइस फिलिप वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाते हैं
और 1848 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो एबॉलिश हो जाती है, और जो लुइस फिलिप थे उसको हटाकर जो नेपोलियन का भतीजा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको फिर से राजा बनाया जाता है। और एक चीज ये है कि 1830 में जो बॉर्बन डायनेस्टी है, जो किंग ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी है, वो रिस्टोर हो जाती है और लिबरल नेशनलिज्म को ओवरथ्रो कर देती है। जबकि 1848 में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जो थॉट थे वो रीस्टेब्लिश हो जाते हैं, और यूनिवर्सल मैनहुड एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको भी इस्टेब्लिश फ्रांस में किया जाता है। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे वियना कांग्रेस से लेके हमने टोटल कवर किया कि नेपोलियन के मर जाने के बाद 1840 में मर जाने के बाद 15 में फिर से ये वियना कांग्रेस होती है। इसमें सब लोग टेरिटरी को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। फिर 40 इयर्स तक कुछ नहीं होता है, ये अच्छा चलता है। लेकिन फिर क्या होता है 1830 में एक छोटा सा रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें फ्रांस में चार्ल्स को निकाल के लुइस फिलिप को लगाया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि फिर भी 15 80 इयर्स तक कुछ नहीं होता है, और फिर 1848 में फिर से एक रिवॉल्यूशन पैदा होता है, जो कि पीजेंट्स और वर्कर जो पुअर थे अनएम्प्लॉय वो स्टार्ट करते हैं। तो इससे होता है कि जो फ्रांस के जो लुइस फिलिप थे उसको भी हटाकर नेपोलियन को फिर से बिठाया जाता है, और वहाँ पे नीदरलैंड में से बेल्जियम भी इमर्ज हो जाता है। तो ये था पूरा